सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। जो पहला टॉपिक होगा GS1 का, जियो टैगिंग डिजिटल आइडेंटिटी हेल्प्स कश्मीर चिनार ट्री। तो यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द जियो टैगिंग। जैसे यहाँ पे मैं कोई पिक्चर क्लिक करूंगा तो यहाँ का लोकेशन बताएगा कब ये पिक्चर क्लिक किया गया है, ताकि ये होगा कि रियलिटी में वहाँ है कि नहीं। जैसे मनरेगा का काम होता है। मनरेगा का नाम सुना है? गवर्नमेंट जो जॉब देती है 100 दिन के लिए, जो उनको कोई भी गांव में अगर अनस्किल्ड पर्सन करना चाहता है तो उसमें क्या होता है, पहले फ्रॉड होता था कि लोग कुछ भी बनता भी नहीं था, लोग बता देते थे कि हमने तालाब बनाया, रोड बनाया। ठीक है, तो तभी से जियो टैगिंग आया कि जियो टैगिंग, कभी कभी आप देखते होंगे पिक्चर्स में पूरा सब कुछ लोकेशन और डेट आता है, टाइम, एवरीथिंग, वही होता है जियो टैगिंग। तो यहाँ से हो रहा है कि चिनार जो पहाड़ों पे मिलता है पेड़, उसका बहुत ज्यादा कट करा रहे थे। तो ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास डेटा नहीं था कि सच में पेड़ कम हो रहा है, कितने पेड़ हैं, होता है ना काउंटिंग उनकी। तो जियो टैगिंग से ये पता चल जाएगा कि इस एरिया में ये फॉरेस्ट था, इतने पेड़ थे, पेड़ को कट किया तो पता चल जाएगा कि कोई पेड़ यहाँ पे था, कट किया हुआ है अगले वाले सर्वे में। तो वही यहाँ पे स्टार्ट किया है। ओके, सो एक तो आपको चिनार का ट्री पता होना चाहिए, पहाड़ों पे होता है। ठीक है, दूसरी चीज जियो टैगिंग क्या है, क्लियर हो रही है? गर्ल्स पनिश फॉर द आस्किंग फॉर द सैनिटरी पैड। तो यहाँ पे आप इस सोसाइटी का है कि सोसाइटी कि वुमेन्स का क्या अभी भी स्टेटस है कि एक लड़की ने 11 साल क्लास 11th में वो पढ़ रही थी, एंड सी आस्क फॉर द सैनिटरी पैड। तो हमारा जो माइंड सेट है कि वीमेंस इस तरीके का बात नहीं कर पाएंगे, कर सकती हैं। जैसे होता है ना, इसको लगा कि ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज कर रही है चीजों को, लेकिन ये तो बेसिक नीड है ना, सैनिटरी पैड फॉर द वीमेन। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सोसाइटी में कि अभी रिसेंटली ये इवेंट हुआ था कि विमेन्स को पनिश किया गया, सी जस्ट आस्क फॉर द सैनिटरी पैड। तो ये माइंडसेट दिखाता है ना कि इंडियन सोसाइटी का जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है। पेट्रियार्कल माइंडसेट का क्या मतलब हुआ? पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुषों का ही वर्चस्व रहेगा, महिलाओं को उसमें सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे देखते हैं, यही होता है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, देन वी विल सी दैट द जेनोसाइड एंड द वर्ड एवर्टेड गेज। तो यहाँ पे मेन डिस्कशन है कि अभी तक जो नरसंहार हुए हैं, जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, जहाँ पे मास किलिंग हो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही, पर्टिकुलर रेस का, पर्टिकुलर कास्ट का, या पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का, तो वही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वर्ल्ड में कितने बार जेनोसाइड हुए बड़े बड़े। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे किसका जेनोसाइड हुआ था? जर्मनी ने किया था। किसका किया था? किसको मारा था बहुत लार्ज स्केल पे? हाँ, यहूदी, ज्यूस। ज्यूस अभी कहाँ पे हैं? इजराइल। आज वो मार रहे हैं गाजा में जाके, उसी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिया है, वो कई बार पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, या कई बार पूछेगा, टाइम हिस्ट्री में भी पूछ लेता है कि जो जेनोसाइड हुआ है ये किस किस ट्राइब के बीच में हुआ था, या किस किस कम्युनिटी के बीच में हुआ था। तो पहला वाला जस्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जियो टैगिंग एंड द चिनार ट्रीज। वही यहाँ पे डिस्कशन है कि कंटिन्यूअसली उन्होंने गिरा दिया है, तो हर एक जितना भी चिनार ट्री है उसका डिजिटल ट्री आधार भी, यूनिक नंबर भी बनाएंगे, फिर उसका जियो टैगिंग क्लिक करेंगे कि इस जगह पे ये पेड़ था, ताकि 5 साल 10 साल बाद अगर सर्वे होता है तो ये पता चले कि पेड़ कम हुए हैं, अधिक हुए हैं, वो क्लियरिटी रहे। चंबल चेनाब वैली एंड द पीर पंजाल वैली कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, हिमालय के पार्ट है। ठीक है, पीर पंजाल में अभी हमने बहुत बड़ा टनल बनाया है, तो ये आप याद रखिएगा। पीर पंजाल वैली कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, हिमालय का पार्ट है। ठीक है, चेनाब, नदी जिसके बीच से बहती है, तो दैट इज द चेनाब वैली। ठीक है, दिस इज द केस क्लास 11th स्टूडेंट का, ये है बरेली उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी का बहुत स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, द जेनोसाइड एंड द वर्ल्ड एवर्टेड गेज। नरसंहार और दुनिया की नजरें टेढ़ी। ठीक है, यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा जो हुआ था दैट इज द ऑस्विट्ज बिरकेनाउ। ऑस्विट्ज बिरकेनाउ, जहाँ पे पहली बार मिला था कि हजारों लोगों के चप्पल मिले थे, उनके कपड़े मिले थे, तो ये पता चला था कि उसको गैस चेंबर में डाल के मार दिया है। ठीक है, सोचिए एक साथ कितने, जो वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूस को मारा था 1.1 मिलियन का मतलब 11 लाख। सोचिए 11 लाख ज्यूस को इन्होंने, 11 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप समझ सकते हैं। तो दैट वाज द केस, तो ये वहां पे है। और वहां पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल
कम्युनिटी था वो प्रेशर नहीं बना पाया, फेल हो गया इस जेनोसाइड को रोकने में। तो उसी के बाद से हमने स्टार्ट किया था जेनोसाइड कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे, कि कभी भी कोई भी चीज, ये एक एग्रीमेंट है लेकिन अभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि यूएन इतना पावरफुल नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करा पाए। यूएन की कौन बात सुनता है? अगर सुपर पावर के अगेंस्ट में है तो कतई नहीं करा पाता है। वीक स्टेट हो, अफ्रीका का कोई स्टेट हो, तब यूएन थोड़ा सा मजबूत अपने आप को दिखा देगा, वो भी इस केस में जब सुपर पावर उस पर्टिकुलर स्टेट के खिलाफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इस बार भी इन्होंने जो अभी का ये पूरा है, जो अभी गाजा में नियर अबाउट 45,000 लोग मरे हैं, 45,000 में मैक्सिमम वीमेन एंड चिल्ड्रेन है। तो वो भी एक तरीके का जेनोसाइड है, वो भी एक तरीके का क्लिनसिंग है, क्लिनसिंग एफर्ट। क्लिनसिंग एफर्ट का मतलब क्या होता है कि पूरे ही कम्युनिटी को मार दिया जाए, दैट टाइप ऑफ द एफर्ट। और ऐसे इन्होंने कई एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, जैसे वन तो इन्होंने बोला कि जो ज्यूस को मारना स्टार्ट किया था वो बहुत, ऐसा नहीं एक मारना स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट कर दिया था 1935 से ही। न्यूरेमबर्ग लॉ बनाया था जर्मनी ने, उसके थ्रू उन्होंने जो ज्यूस का सिटीजनशिप लेना बंद कर दिया। मतलब ये मानना बंद कर दिया कि जर्मनी में जो रहने वाले ज्यूस हैं, मतलब अगर कोई भी ज्यूस होगा वो जर्मन का सिटीजन नहीं होगा। अब देखिएगा ये कई स्टेट्स में होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट केस। तो 1935 में अगर दुनिया इसके खिलाफ बोली होती तो आगे जेनोसाइड नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन तभी तो स्टार्ट हो गया जब इन्होंने लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया। तभी तो जो पहला जो उन्होंने लॉ बनाया 1935 में बनाया। वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ? 1939 में। और मैक्सिमम जो किलिंग हुई 1941-42 में मारा। तो स्टार्ट तो डिस्क्रिमिनेशन तभी से स्टार्ट हो गया था। तो जब डिस्क्रिमिनेशन किसी कम्युनिटी के खिलाफ स्टार्ट होता है, अगर तभी हम एक्शन लेना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं जेनोसाइड को रोका जा सकता है। इन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि कब कब इस पे कुछ कॉन्फ्रेंस भी बैठा लेकिन कॉन्फ्रेंस फेल हुआ। ये बात हो रही थी कि ज्यूज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मारा जा रहा है। तो बरमूडा में 1943 में, एवियन में 1938 में ही उन्होंने बैठाया था कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये था कि उस समय जर्मनी बहुत पावरफुल स्टेट था, तो पावरफुल स्टेट के खिलाफ एक्शन लेना बड़ा कठिन होता है। इन्होंने बात का एग्जाम्पल दिया है कि कंबोडिया में एक खमीर रोग एक गवर्नमेंट था, डिक्टेटर टाइप का था, उसका नाम था खमीर रोग। अब उन्होंने वहां की जो माइनॉरिटी थी उसके खिलाफ जेनोसाइड किया। और जेनोसाइड में मारने का क्या क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला तरीका हो सकता है कि एक तो सजा दे सबको, जितने भी उस कम्युनिटी के लोग हैं, एग्जीक्यूशन यहाँ पे है। फिर क्या होता है कि उनके लिए जो खाने होने की चीजें हो उनके कॉलोनी में ले जाना बंद करवा दें। गाजा में भी तो यही हुआ था, गाजा को चारों तरफ से बंद कर दिया। खाने का कोई मेडिसिन नहीं जा पा रहा था, तो उससे भी तो डेथ हो रही थी। तो स्टारवेशन, डिजीज एंड एक्सह्यूमेशन, इसका क्या मतलब होता है? थकान। एंड मेनली होता है एक्सह्यूमेशन का मतलब, हाँ, कि पूरे प्रोसेस के ही थ्रू उनको एक तरीके से इस तरीके हालत में ला दें कि वो जिंदा ही नहीं रह पाए। तो दीज आर द थिंग्स। फिर यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, रवांडा का किलिंग हुआ था 1994 में, बहुत फेमस है। वहां पे दो जो कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी, वो आपस में मार रही थी। वहां का स्ट्रॉन्ग, दोनों ट्राइबल थे, एक था तुत्सी, एक का था हुतू। हुतू जो था ये पावरफुल कम्युनिटी था, यही रूल करता था रवांडा। रवांडा एक पिक्चर भी बना है रवांडा के नाम से, रवांडा नाइट्स या कुछ भी ऐसे नाम है, बहुत फेमस पिक्चर है। ठीक है, उसमें बहुत रियलिटी में दिखाया है कि कैसे हुतूस जो थे वो पावरफुल पॉलिटिकल पावर थे और उन्होंने तुत्सी को मारना स्टार्ट किया। और कुछ हुतूस को भी मारा जो हुतूस मॉडरेट थे, जो कह रहे थे कि तुत्सी को नहीं मारना चाहिए। क्लियर हो रही है? मॉडरेट हुतूस को क्यों मारेंगे? जैसे अभी माने कहीं पे भी दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मार रहा है, मानी कम्युनिटी ए है, कम्युनिटी बी को मार रहा है, ए मेजोरिटी में है। अब ए में कुछ मॉडरेट होते हैं ना जो कहेंगे कि लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्यों मार रहे हो, तो उन मॉडरेट को भी जो एक्स में एक्सट्रीमिस्ट होंगे ए में, वो मारेंगे। आर यू गेटिंग ना? तो यही हुआ था, मॉडरेट हुटूस को भी मारा था जो एक्सट्रीमिस्ट हुटूस थे। मेन जो किलिंग चल रही थी वो किसके खिलाफ चल रही थी? जेनोसाइड, तुत्सी के खिलाफ। तुत्सी माइनॉरिटी थे। ओके, यहाँ पे 100 डेज का वो पूरा सिविल वॉर चला था। यूएस पीस कीपर्स, जो यूएन का एक फोर्स है, जो कहीं पे भी युद्ध होता है, सिविल वॉर होता है, रॉड्स होता है, तो यूएन पीस कीपर्स को भेजा जाता है। उसमें सारे देश के आर्मी होती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आजकल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सबसे ज्यादा नंबर में आर्मी है।
क्लियर हो रही है यूएस पीस कीपर्स में, वो भी फेल हो गया था। बोस्निया में जो बोस्नियन मुस्लिम्स को इन्होंने मारा था, वहां की जो मेजॉरिटी था, दैट वाज द केस ऑफ द 1995 में था। यहाँ पे भी देखिएगा कि मैक्सिमम यूएन फेल हो गया था। जैसे कभी भी यूएन फेल हो गया है, उसका एग्जाम्पल देना हो तो ये सब एग्जाम्पल है। सर्बियन में जो बोस्नियन को मारा था मुस्लिम्स, ठीक है, फिर ऊपर जो तुत्सी की किलिंग हुई थी यहाँ पे, फिर आप देखिएगा कि जो इजराइल में, इजराइल के पहले जो उन्हीं को मारा था यहूदियों को, जर्मन, ऑन द नेम ऑफ द, किस नाम पे मारा था, सिटीजनशिप और रेस के आधार पे था। जो वहां का डिक्टेटर था, कौन डिक्टेटर था, हिटलर था। वो मानता था कि वो आर्यन रेस से है और आर्यन रेस बहुत ही सुपीरियर है, उन्हीं को जीने का अधिकार है, और जो कमजोर रेस है उनको जीने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को सोचिए, हम लोग को भी वो मानता था कि आर्यन है, बचे हुए नकली वाले आर्यन है इंडियंस को, क्योंकि उसका मानना था कि आर्यंस जो इंडिया में आए हैं वो उधर ही से आए हैं, असली वाला आर्यन देश उन्हीं का है। तो वो स्वास्तिक का भी यूज करता था, जो यहाँ पे हिंदू रिलीजन में यूज होता है ना स्वास्तिक, तो वो यूज कर रहा था। उसका मानना था कि आर्यन का जो ओरिजिनल ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया या उनके यूरोप से ही है, ठीक है। तो दिस वाज द केस कि जहां जहां यूएन फेल हुआ है, यूएन का क्या काम है, वर्ल्ड लेवल पे युद्ध ना हो, यही काम है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन युद्ध तो हो रहे हैं ना यूएन के बनने के बाद भी कंटिन्यूअसली। जैसे यहाँ पे जो ये खेमस रूल है, चाइना एंड वेस्ट एशिया सपोर्टेड खेमस रोग, ठीक है। वहां पे क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि कोल्ड वार का कंडीशन था। कोल्ड वार में था कुछ देश एक तरफ थे, कुछ देश अलग थे। कोल्ड वार का यही कंडीशन था ना, समझ में आ रहा है ये चीजें। व्हाट वाज द कोल्ड वार, कोल्ड वार में ये था कि दो, जो दुनिया था दो खेमे में बट गया था, एक यूएस के सपोर्ट में आ गया था, एक रस्सा के सपोर्ट में। यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहता था। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसको बढ़ावा देना। जो रसा था वो यूएसएसआर बनाया था और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ा रहे थे। उनका मानना था कि प्राइवेट जो प्लेयर है वो कम रहे, मैक्सिमम जो है स्टेट का पावर हो। दो आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में थे कि देश या तो इनका सपोर्ट करते थे या तो उनका सपोर्ट करेंगे। तो अगर यूएस के खेमे में है तो वो लाख देश बुरा करे तो भी यूएस नहीं बोलेगा, और रसा उसके खिलाफ बोलेगा तो भी यूएस उस देश का सपोर्ट करेगा। तो जो यहाँ पे था, जो कोल्ड वार का था, वियतनाम एंड यूएसएसआर इस खेमे में था। वियतनाम वियतनाम उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था, तो वहां के डिक्टेटर को ये लोग नहीं बोले। क्लियर हो रही है ये चीजें। 1994 का ये केस है, फिर बोस्निया का 1995 का केस है, और बहुत रिसेंट जो केस है वो सूडान का केस है, जो डारफुर रीजन में नियर अबाउट 2 लाख लोगों को मारा था। वहां की जो, वहां पे लड़ाई जो थे अरब्स एंड नॉन अरब्स के बीच में चल रहा था। अरब्स जो सऊदी अरबिया के आसपास जो अरबियन पेनिनसुला वहां से आके अफ्रीका में बसे थे, तो वहां पे मुस्लिम मार रहे थे नॉन मुस्लिम जो लोकल अफ्रीकन थे। तो यहाँ पे जो है दैट इज इनटू द डारफुर। तो सूडान को दो भागों में बांटना भी पड़ा था। अभी सूडान देखेगा कि ऊपर वाला सूडान है और नीचे वाला साउथ सूडान है। एक बार मैप खोलिए आप लोग, अफ्रीका का मैप खोलिए, लेके आए हैं आप लोग। एक एटलस खरीदिए, एटलस का बहुत यूज है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है करीब 5-6 क्वेश्चन एटलस के बेसिस पे। और एटलस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी सॉल्व करना है, लिखना है आंसर। आज आप लोग जाके ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्लास में लेके आना है। जैसे यहाँ पे सूडान दिख रहा है ना, सूडान एंड ये साउथ सूडान, ये पहले दोनों एक ही देश था। अभी बहुत रिसेंटली इसको क्रिएट किया गया, क्योंकि जो युद्ध डारफुर में हो रहा था वो इसी बेसिस पे हो रहा था, ठीक है। अभी हमने जो साउथ सूडान है उसका कैपिटल जूबा है, एंड जो सूडान है जो ओल्ड वाला बच गया वो उसका क्या है, खार्तूम है। ये खार्तूम लास्ट ईयर पेपर में भी पूछा है 2023 के प्रीलिम्स में। खार्तूम का मिलाया था और पूछा था कौन इनकरेक्टली मैच्ड है, मैंने एक दिन दिखाया भी था पेपर में। तो मैप के बेसिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हो रही है ये चीजें। यहाँ पे देखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड सम स्टेट रिकॉग्नाइज दिस जेनोसाइड। तो व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इंटरनेशनल
एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अगर कहीं पे जेनोसाइड होता है और किसी देश के किसी बड़े नेता के खिलाफ जिसने इस जेनोसाइड को किया होता है ना, जैसे हिटलर जर्मनी में था, तो उसके खिलाफ अगर केस करना हो तो वो अपने देश में तो होने नहीं देगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बॉडी होनी चाहिए। तो वहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दो तरीके का कोर्ट है, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूएन का पार्ट है। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये सेपरेट एक ट्रीटी हुआ था उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो इसकी मेंबरशिप कम है लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ जो सामने लिखा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसमें एक दो फर्क, पहला तो वो हो गया कि एक यूएन का पार्ट है एक यूएन का पार्ट नहीं है। कौन यूएन का पार्ट है? एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। आईसीजे इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का जो कैपिटल हेग है वहां पे है, हेग जो सिटी है। कोर्ट तो नीदरलैंड का अम्स्टरडम है ना, एक बार देखिएगा, एक मिनट। हेग तो एक जस्ट बड़ा सिटी है। नीदरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। डच आए थे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, तो नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको डच बोलते हैं। यहाँ पे है यूरोप का ये है। कहाँ पे नीदरलैंड दिख रहा है? वेयर इज द नीदरलैंड? नीदरलैंड उसका जो कैपिटल है अम्स्टरडम एंड हेग जो है उसका बड़ा सिटी है, नॉट द कैपिटल। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोनों कहाँ पे है? हेग में है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। एंड का क्या डिफरेंस है आईसीसी एंड आईसीजे में? यूएन का पार्ट है और जितने भी यूएन के मेंबर हैं नियर अबाउट 193 सब पार्ट है आईसीजे के। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके जो मेंबर हैं वो 123 ही हैं। एक चीज और आपको बता दो, इंडिया यूएस ये दोनों ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पार्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार इनके ही बड़े नेताओं को वो के खिलाफ केस स्टार्ट कर देते हैं, तो इस चक्कर में इंडिया एंड यूएस जो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें हो तो वो इसके पार्ट हैं। इन लोगों का विरोध भी बहुत होता है, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो वो एक्टिव तभी होता है जब अफ्रीका के खिलाफ होता है, क्योंकि अफ्रीका कमजोर है, वीक पार्टी है, तो उसके खिलाफ आप इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं और जहां पे भी बड़े कंट्रीज हैं वहां पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। जैसे इजराइल ही अटैक कर रहा था गाजा पे, कहाँ करा पाए? रसा अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, हो पाया? नहीं हो पाया। कंटिन्यूअसली वार जा रहा है, लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, हो रही हैं। यूएन नहीं इफेक्टिव है क्योंकि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। जैसे नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स होता है कि गरीबी भूखमरी देश में नहीं जा पाती है क्योंकि आपस में इतना पॉलिटिक्स होता है, ग्लोबल लेवल पे भी पॉलिटिक्स होता है कि जो देश है वो दो खेमों में बटा है। दो खेमों में कौन कौन सा? एक यूएस के लीड में है, यूएस के सपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज हैं, और एक रसा रसा के लीड में जितने भी अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये लोग किसके सपोर्ट में आते हैं? सपोर्ट ऑफ द रशिया। दिस इज द केस, ओके। यहाँ पे डारफुर में जो अटैक हो रहा था अरब्स एंड नॉन अरब्स के बीच में हो रहा था, जो टारगेट कर रहे थे फुर, मसालिट एंड जगवा, ये सब कम्युनिटी है वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल हैं, इनके खिलाफ मैक्सिमम अटैक हो रहा था। इट वाज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बाय द अरब्स मिलिशिया नोन एज द जंजवीद, जानजवीद नामक, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? दिस इज द मेन केस। नाउ वी विल कम एट द जीएस पेपर 2। जो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो रिपब्लिक डे होता है उसके एक दिन पहले शाम को जो स्पीच होता है उसमें क्या क्या मेन चीजें थी वहां पे डिस्कस हो रहा है। दूसरी चीज, रोहिंग्या बहुत ज्यादा न्यूज में है इनटू द दिल्ली, तो रोहिंग्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि हु आर द रोहिंग्याज। देन वी विल गो फॉर द मनरेगा। मनरेगा का जैसे इन्होंने बताया कि 100 डेज का जो जॉब प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, और वो इंश्योर जॉब होता है, खासकर रूरल एरिया के लिए है। ये याद रखिएगा, जो मनरेगा है दैट इज फॉर द रूरल एरिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मनरेगा? फुल फॉर्म क्या है मनरेगा का?
ये बहुत इजी है। एम जी से हो गया महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, एस से स्कीम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो क्या कर रहा है ये, नेशनल लेवल पे जो रूरल एरिया है उसमें क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। और एम्प्लॉयमेंट कितने दिन की देंगे, अगर कंफ्यूज करना हो तो वो दे देगा 100 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 200 डेज, ठीक है, 250 डेज। तो जो इंश्योर्ड गारंटी है वो एक साल में 100 दिन का है, ठीक है। और वो वेज डिसाइड होगा बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट वो बढ़ा के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पे मनरेगा माना जाता है कि बहुत ही इफेक्टिव है। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ हुआ है, तो उसमें जो लोगों का सहारा बना है मनरेगा हुआ है। तो मनरेगा का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट फंडिंग जो है उस तरीके से बढ़ नहीं रही है। और गवर्नमेंट फंडिंग नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा, डिले होगा, चीजें बढ़ेंगी नहीं। मनरेगा में क्या है, मनरेगा में यह है कि जॉब गारंटी दिया जा रहा है। और जॉब कहाँ पे कराया जाएगा, रूरल एरिया में कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि तालाब बनवा लेंगे, छोटे छोटे रोड बनवा लेंगे, कहीं मानिए छोटा सा बांध बनाना है वो बनवा लेंगे, कहीं ब्रिज बनवाना है उसमें उनको इन्वॉल्व कर लेंगे। जिसमें नॉन स्किल होगा, कि उसमें कोई आपको स्किल की जरूरत नहीं है, किसी गुण की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर इच्छा हो, आपके अंदर काम करने की इच्छा हो और आप थोड़े से कैपेबल हो तो आप कर लेंगे। जैसे मिट्टी लाके आपको उठा के लाना है, ईंट सर पे लाके ढो के लाना है, तो इसमें स्किल की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ आपके अगर थोड़ा बहुत भी ताकत है तो यू कैन डू। तो ये नॉन स्किल्ड वर्क है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें। तो इसमें दो चीजें है, एक तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोजेक्ट क्रिएट करेगी ना, कि तालाब बनाना है तो तालाब बनाने के लिए ईंट उट चाहिए होगा, ठीक है, चाहिए होगा कि नहीं, सीमेंट चाहिए होगा। तो इसमें दोनों, एक तो वेज के लिए भी पैसे चाहिए, एक दो जो वर्क क्रिएट करना है उसके लिए। तो गवर्नमेंट दोनों पैसे में डिले कर रहा है, तो जब वर्क नहीं क्रिएट होगा तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो जॉब नहीं मिलेगा। तो एक तो यहाँ पे होगा कि जॉब सही से आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा दिक्कत ये है कि आप जब पैसा कम देंगे तो उनके पास पैसे डीले होके पहुंचेगा, तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो डिलेड मिलेगी। लेकिन जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि मैक्सिमम जो डीले होना चाहिए, जैसे आज मैंने काम किया तो कोशिश ये रहे कि आज से 7 दिन के पहले ही उनको पैसे दे दिए जाए। और मैक्सिमम जो डीले हो वो फोर्थ नाइट है। फोर्थ नाइट का मतलब होता है 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा डीले नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखिएगा महीनों महीनों डीले हो रहा है। मनरेगा इसलिए भी आजकल न्यूज में है क्योंकि इसको, ये अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप बैंक अकाउंट से लिंक कराइए और आपका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और इसमें ये फिंगर जो प्रिंट होते हैं उनका वो ले रहे हैं, ईरिस का ले रहे हैं, और कई जगह पे ये सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कि जैसे आपका आधार किससे लिंक होगा, बैंक अकाउंट से, ठीक है। और जो बैंक अकाउंट होगा वो मनरेगा का जो आपका जॉब कार्ड होता है उससे होगा। तो जो पैसे देने होंगे वो किस में जाएंगे, डायरेक्ट बैंक में। अब दिक्कत है कि गरीब आदमी, उनको नहीं पता है, अगर मानिए कहीं आधार में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या मानिए आधार में कुछ और लिखा है, बैंक ने कुछ और लिख दिया, तो ऐसे में कहीं पे भी उनका मिस स्पेलिंग हो जा रहा है, मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग्स में, तो वहां पे क्या रिजेक्ट करने लगते हैं। और ऐसे गरीब आदमी, वो तो हर दिन मजदूरी करता है, हर दिन उसको जीने के लिए चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि उनके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है। गरीब आदमी आज कमाएगा, आज ही रात को उसका उसी पैसे से जाके वो अपना मसाला, नमक, तेल जो भी खरीदना होता है डेली बेसिस पे खरीदता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। और ऐसा ये मेन कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा गरीब है, वल्नरेबल है। तो यहाँ पे मनरेगा काफी न्यूज में है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। क्लियर हो रही है क्या मनरेगा का इश्यू है। नेक्स्ट है रिपब्लिकन जर्नी। अगेन इंडिया का रिपब्लिकन कैसे जर्नी रहा है इसका डिस्कशन हुआ है, कि किस तरीके से जो हमारे आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रियम्बल में लिखे हैं। प्रियम्बल एक दिन दिखाया था, व्हाट आर द मेन आइडियल्स। एक बार और मैं ओपन करके दिखाता हूँ प्रियम्बल। इसका मैं सॉफ्ट कॉपी डालता हूँ ग्रुप पे, तो ये आप लोग डाउनलोड कीजिएगा सॉफ्ट कॉपी, और क्लास में ये हमेशा आपके मोबाइल में होना चाहिए। कभी भी हम डिस्कस करें
तो कोशिश कीजिएगा कि हार्ड कॉपी भी इसका, दो चीज आपको डेली लेके जान आना है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा मैप हो गया। इसका बहुत यूज है और इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ये ऑन द डेली बेसिस यू हैव टू कैरी। अगर नहीं हो पा रहा है तो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा, वो सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में होना चाहिए, कम से कम आप मोबाइल में ओपन करके देखा करें। चीजें ऐसे क्या होंगी, रटा जाएगा। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसे किताब से नहीं रट पाएंगे। जब रिपीटेड रिवीजन होगा ना तो ही चीजें याद होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ चीजें नेचुरली याद होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आप किसी रिलेटिव से बार बार मिलते हैं तो चीजें, उनका नाम वाम सब याद रहता है, और किसी रिलेटिव से कभी मिलते ही नहीं है तो कुछ नहीं पता होता है कि उनके कितने बच्चे हैं, क्या है, होता है ना। तो ये होता है कि आप जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो नेचुरल रूप से चीजें याद होंगी, और आपको आर्टिफिशियली यू डोंट हैव टू मतलब रिमेम्बर, रिकॉल, ये सब चीजें नहीं करने की जरूरत होगी। ठीक है। सो यहाँ पे जो ये हमारा प्रियम्बल है, क्या आइडियल्स है इसके। जो पहला आइडियल्स है कि हमारा स्टेट किस तरीके का रहेगा, गवर्नमेंट किस तरीके का रहेगा। तो स्टेट कैसा रहेगा, सोवरेन रहेगा। व्हाट इज मीन बाय द सोवरेन, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का क्या मतलब होता है, खुद की डिसीजन मेकिंग पावर होगा ना। जैसे इंडिया पहले ब्रिटेन के था तो सोवरेन नहीं था ना, गुलाम था। सोवरेन का मतलब होगा कि देयर विल बी नो एबव डिसीजन मेकिंग पावर, उससे ऊपर कोई पावर नहीं है, हम खुद का डिसीजन लेंगे। जैसे इंडिया है खुद का डिसीजन लेता है कि यूएस से दोस्ती करना है, चाइना से दोस्ती करना है, रसा से दोस्ती करना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आके हमें बताता है, आजादी के पहले नहीं था। तो हमारे जो गवर्नमेंट या स्टेट या देश का जो आइडियल रहेगा, सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहले यही है सोवर्निटी, तभी तो देश रहेगा। देश बनने के लिए क्या चाहिए, सोवर्निटी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले लिखा गया है। दूसरा आइडियल था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब किसी एक आदमी के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रोडक्शन है, मींस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ये नहीं हुआ कि कोई एक आदमी पूरे देश के रिसोर्स पे कैप्चर कर ले। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से होगा कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ हो। इक्वालिटी की बात करते हैं सोशलिज्म में, दैट इज क्लियर ना। सोशलिज्म में ये होता है कि वहां पे गवर्नमेंट वेलफेयर होगा। वेलफेयर का मतलब वो ध्यान रखेगा कि कोई गरीब तबका है या कोई कमजोर वर्ग है, उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए। आर यू गेटिंग ना, कि जैसे हम डिफरेंट रूल्स बनाते हैं विमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, एससी एसटी के लिए बनाते हैं। तो वो सब सोशलिज्म ही तो है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट होगा, वो जस्ट वे में ट्रीट करेगा अपने लोगों को। जैसे ये थोड़ी होगा कि अंबानी के पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन अंबानी पूरे देश का जमीन नहीं खरीद सकते ना। एक रूल है कि किसी भी आदमी के पास मैक्सिमम जो लैंड होना चाहिए इतना होना चाहिए, उसके बाद वो नहीं ले सकता है। हर एक स्टेट का अपना सीलिंग है। किसी स्टेट में 20 एकड़ है, किसी एक स्टेट में 30 एकड़ है। उससे ज्यादा करने के लिए आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेशन हमेशा रहेगा, दैट इज द थिंग। वो अलग बात है कि ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट। लेकिन जो हमारा आइडियल, जो हम वे में एक देश को बनाना चाहते हैं, पहला सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेक्युलर। व्हाट इज मीन बाय सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट है और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे कई रिलीजन हो गया। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि देयर विल बी द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है क्या, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाना, आपको पानी किस तरीके से आपके घर में जाए इसका ध्यान रखना। इसका काम ये नहीं है कि आपके धर्म में क्या हो रहा है उसमें जाके इंटरफेयर करना। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये रिलीजन खुद देखेगा। यहाँ पे ये नहीं कि गवर्नमेंट टैक्स लेगा और किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए खास काम करेगा। यहाँ पे इंडिया का है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को जितने भी रिलीजन है इक्वी डिस्टेंस पे रखेगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब जितना इसको सहायता करेगा, मानिए यहाँ पे धर्म ए है, धर्म बी है, धर्म सी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये जितना इसको हेल्प करेगा, इसको इतना हेल्प करेगा, और सेम मैनर में इसको भी हेल्प करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगर किसी को अमरनाथ यात्रा के लिए अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा तो कुछ लोगों को हज के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी, कुछ लोगों को अगर उनको अमृतसर जाना है तो उसके लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा,
कुछ लोगों को पर्टिकुलर एरिया, जैसे अगर क्रिश्चियन है तो उनको उसके जो पर्टिकुलर जो पिलग्रिमेज है वहां पे सब्सिडी दी जाएगी। सबके लिए देखिएगा स्कीम होता है गवर्नमेंट का, है, होता है कि नहीं होता है? आप देखिएगा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होती है जो माइनॉरिटी के लिए भी करती है। तो दैट इज मीन बाय द सेक्युलर स्टेट। ठीक है, प्रियम्बल में ही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब तो सबको पता होगा, व्हाट इज मीन बाय दिस? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो सरकार बनेगी वो सरकार के द्वारा बनेगी, सरकार लोगों के लिए बनेगी और लोगों के लिए बनेगी, यही हुआ। तो हमारा ये मेंटेन रखेंगे। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि द वे वी गो फॉर द गवर्नमेंट बॉडी। जैसे होता है ना कि एक होता है कि मोनार्की हो गया, जैसे इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक है लेकिन वहां की महारानी है, तो वहां का चार्ल्स जो है, किंग चार्ल्स है ना महाराज, तो वहां पे क्या है, वहां पे मोनार्की है, अभी भी कहीं ना कहीं राजतंत्र है, राजा के लोग हैं। लेकिन इंडिया रिपब्लिक रहेगा, यहाँ का जो हेड होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही खानदान के लोग हमेशा प्रेसिडेंट बनेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हम मोनार्की को फॉलो करते हैं, लेकिन मोनार्की में ये होता है कि हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब वंशवाद, कि उसी का बेटा या बेटी राजा या रानी बनेंगे। जैसे एक इंग्लैंड एग्जाम्पल है, इंग्लैंड के साथ साथ एग्जाम्पल आपका जापान में भी है। जापान में भी अभी भी राजतंत्र है, वहां के राजा सबसे ऊपर हेड होते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि डेमोक्रेसी होते हुए भी राजतंत्र हो सकता है। राजा के पास पावर सब छीन लेते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए हेड होगा, मतलब मेन जो पावर होगा दैट विल बी विद द गवर्नमेंट। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि वहां राजा के पास राजा है तो सब कुछ राजवाड़ा चल रहा है। राजवाड़, राजा को सिर्फ सिंबॉलिक बैठा के रखा गया है कि आप ऊपर है, कल्चर चला आ रहा है कि कई हजार सालों से राजा है तो इसीलिए हम सम्मान में बना के रखें। लेकिन जितना भी पावर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो सकता है, डेमोक्रेटिक मोनार्की हो सकता है। जापान जो है, जापान में डेमोक्रेटिक मोनार्की है, महाराजा है, लेकिन असली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल। इंडिया में भी देखिएगा प्रेसिडेंट के पास एक नॉमिनल हेड है, असली पावर किसके पास है? मोदी जी के पास है। अपनी प्रेसिडेंट को कहाँ देखती हैं? सी इज जस्ट ए सिंबॉलिक कि हाँ झंडा फहराना है तो आप आ गई, स्पीच देना है तो आ गई, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? जो अगर प्रेसिडेंट जो स्पीच बोलता भी है, लिख के कौन भेजवाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है वही लिख के सेंड करती है। क्लियर हो रही है? तो इंडिया का जो आइडियल है वो साफ साफ हमारे प्रियम्बल में दिखता है। जो पहला सबसे है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर हो रही है ये चीजें? फिर हमारा आइडियल है कि लोगों के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे है कि स्टेट किस तरीके से होगा, मतलब गवर्नमेंट कैसे होगी। नीचे आ रहा है व्हाट वी विल सी फॉर द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के लिए हमें जस्टिस लाना है। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। व्हाट इज मीन बाय द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस? हाँ, मतलब तीन एरिया है। सोशल का मतलब जैसे समाज में कोई कास्ट ऊपर है कोई नीचे है, तो ये क्या इनजस्टिस है ना, कि आप ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसी को आप अनटचेबल कर रहे हैं, किसी को पानी नहीं छूने दे रहे हैं, तो ये क्या है? इनजस्टिस है। उस अगर आप खुद को ट्रीट कीजिए कि आपको एक अनटचेबल्स के जैसे ट्रीट किया जाता है, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वही कुआं है, वही हैंड पंप है, लोग हमें छूने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द सोशल इनजस्टिस। इकोनॉमिक इनजस्टिस क्या हो गया? इकोनॉमिक इनजस्टिस, कोई 700 करोड़ में अपने बेटे का शादी कर रहा है, किसी के पास 50,000 रुपए नहीं है, उसके बेटे को टीबी हो गया, वो मर जा रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस, पैसे के खिलाफ, पैसे के कारण डेथ हो रही है उस आदमी की, तो उसको लगेगा कि नहीं कि इकोनॉमिक सिर्फ पैसे होते तो जान बच जाती, इनजस्टिस होगा। तो दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। व्हाट इज द पॉलिटिकल इनजस्टिस? पॉलिटिकल इनजस्टिस का मतलब होता है किसी को वोटिंग राइट छीन ले, किसी को बहुत ज्यादा वोटिंग राइट दे दे। इंडिया में पॉलिटिकल जस्टिस है, गरीब हो उसको भी वोट, रिक्शा वाले भी जाएगा तो उसका वोट की इतनी ही कीमत होगी जितना अंबानी या अदानी की होगी, या जितना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर या किसी का भी होगा। मोदी जी का भी एक ही वैल्यू होगा, या किसी भी चीफ मिनिस्टर का भी एक ही वैल्यू होगा। रिक्शे वाले हो उनका भी एक ही वैल्यू हो, कोई सब्जी बेच रहा है उसका भी एक ही वैल्यू होगा। तो पॉलिटिकल जस्टिस तो हमने दे दिया है, लेकिन इंडिया में अभी भी इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा ही होशियारी से इन्होंने लिखा है कि जस्टिस में सबसे पहले सोशल लाना जरूरी है। आप कितना भी पॉलिटिकल पावर दे दे, लेकिन जब तक सोशल जस्टिस नहीं देंगे तब तक सोसाइटी एक तरीके से एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। होता है ना,
पॉलिटिकल जस्टिस तो दे दिया, लेकिन सोशल जस्टिस अभी मुश्किल है। अभी भी आप देखिएगा कि कई कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के डोमिनेट करती है, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, ट्राइब के आधार पे, कास्ट के आधार पे, ऑन द डिफरेंट जेंडर के आधार पे। होता है कि नहीं होता है? दैट इज वेरी कॉमन। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या चाहता है, सबसे पहला जो सबसे ऊपर है वो हम सोशल जस्टिस अचीव करना चाहते हैं। कई बार आपके पास इकोनॉमिक पावर होता है आप न्यूज में कई बार पढ़ेंगे कि कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द दलित कम्युनिटी एट द जो डीएम बन जाते हैं, लेकिन उनका जो प्यून होता है वो पानी देने को नहीं तैयार होता। कई आप देखिएगा कई बार इंटरव्यू होता है कि वो अपने आप को अपर कास्ट मानता है और वो कहता है कि आपको हम नहीं दे पाएंगे। वो होता है कि वो दिखता नहीं, हिडन टाइप का डिस्क्रिमिनेशन लोग करते हैं। होता है ना कि जैसे कई बार होता है कि आप किसी बढ़िया इकोनॉमिक स्टेटस पे चले जाए, लेकिन आप जाइए शादी करने, कास्ट के आधार पे रोक दिया जाएगा कि पर्टिकुलर फैमिली के लोग तैयार नहीं है, क्योंकि दे आर thinking that they are upper caste, they are not going to marry with the a person with the lower caste। तो इकोनॉमिक पावर होने के बाद भी सोशल जस्टिस नहीं मिला ना, उसको डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आर यू गेटिंग? आप कई जगह अभी न्यूज में अक्सर आता है, हर 10 दिन 12 दिन पे आता है कि किसी दलित कम्युनिटी के लोग घोड़े पे चढ़ रहे थे, उस एरिया के अपर कास्ट ने उन पे पथराव किया, इस तरीके का आता है। तो दैट इज सोशल इनजस्टिस डिस्पाइट इकोनॉमिक जस्टिस। उनके पास तो घोड़ा हायर करने के लिए पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि सोशली वी आर बेटर देन द दिस कम्युनिटी। तो ये क्या है, सिटीजन्स के लिए हमें अचीव करना है। द नेक्स्ट इज द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, लिबर्टी इनटू द थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से इन्होंने ये भी अरेंज किया है। सबसे पहले कभी भी आपका क्या आता है? सोच आता है, सोच ही आता है ना, उसके बाद आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, कविता लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं? बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। धर्म हो, धर्म में क्या होता है? पहले बिलीफ होता है, धीरे धीरे कि हाँ लग रहा है कि ये भगवान है और इन्होंने जो आइडियोलॉजी दिया है वो सही है, कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, व्रत रहना चाहिए या ये पर्टिकुलर करना चाहिए। बिलीफ होता है। बिलीफ के बाद धीरे धीरे आपका अनक्वेश्चनेबल फेथ होने लगता है, ट्रस्ट होने लगता है। तभी फेथ हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करना कम कर देते हैं। तो ये सब प्रोसेस है, और लास्ट में होगा कि आप उसको बाय द डिफरेंट रिचुअल्स उसको एक ट्रेडिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसेस है थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड द वर्शिप। तो कहीं ना कहीं अगर एक समाज अच्छा बनाना है तो हर एक इंसान को उसके अनुसार सोचने का फ्रीडम होना चाहिए। उसके बाद वो एक्सप्रेस कर सके, डरे नहीं कि ये कह दूंगा तो ये हो जाएगा। होता है ना, जैसे ट्रांसजेंडर का भी खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना कि हम इस पर्टिकुलर हमारा ये ओरिएंटेशन है। या मानिए बहुत एक सिंपल एग्जांपल है, अभी गे या लेस्बियन को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, नाम लेने में इतना शर्म आने लगता है। तो सोचिए कोई जाके ये कहे कि मैं गे हूं, तो नहीं एक्सेप्टेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के लिए एक तरीके से सही नहीं, क्योंकि हर एक सोसाइटी में हर एक इंसान का अपना चॉइसेज होता है। जैसे होता है ना, किसी को आलू पसंद हो, किसी को परवल पसंद हो, किसी को लौकी पसंद हो, वो तो अपना चॉइस है, वो खुद का खाना खा रहा है। तो आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं नहीं तुम बैगन ही खाओ। आर यू गेटिंग? इसका मतलब ये नहीं कि आप पावर में है तो कोई भी चीजों को इम्पोज करेंगे। जो माइनॉरिटी में है उसका भी फ्रीडम होना चाहिए, उसकी भी चॉइसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिया सोसाइटी बने जहाँ पे हर एक इंसान को लिबर्टी हो, इंडिविजुअल, जब तक वो क्राइम ना करे। पर्सनल चॉइस है उसका, किससे शादी करना है वो तो पर्सनल चॉइस है। समाज के लिए तो घाटा है नहीं, समाज को तो इम्पैक्ट कर नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि रोड तोड़ दिया या किसी का मकान तोड़ दिया, वो तो अपना खुद का डिसीजन ले रहा है ना, वो भी दोनों लोग कंसेंट से कर रहे हैं। तो वहां पे लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस धर्म को चूज करना है, दिस शुड बी द आवर ओन चॉइसेस, सोसाइटी इंपोज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके का हम समाज बनाना चाहते हैं। देन वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी। व्हाट इज द इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो एक तरीके से इक्वालिटी जो अनइक्वल सोसाइटी है, जैसे घर ही में देखिए डिसीजन मेकिंग में वीमेन्स का बहुत कम पावर होता है एज कंपेयर टू द मेल। होता है कि नहीं होता? आपके घर ही में मेल को आप बाहर पढ़ने जाना हो तो इतना रोक रखाव नहीं होगा। अगर फीमेल बोल दे कि मुझे जाना है तैयारी करने बाहर या पढ़ने बाहर, तो वहां पे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। मेल अगर रात को 9 बजे जाके अरे मैं बिस्किट खरीद के ला रहा हूँ, या जाके ऑमलेट खा के आता हूँ, या जाके कुछ अपने दोस्त से मिल के आता हूँ, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। 8-9 बजे वीमेन अगर कह दे कि 8 बजे आई वांट टू गो एंड आई वांट टू मीट माय फ्रेंड, तो 10 क्वेश्चन होगा कि किसके साथ जाओ, भाई को साथ लेके जाओ, क्वेश्चन है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वालिटी में दिक्कत आ रही है फैमिली में ही, अलग अलग लेवल पे। सबसे पहले तो मैं फैमिली का काउंट करा रहा हूँ, फिर आपका होगा कि कास्ट के बेसिस पे, फिर होगा रिलीजन के बेसिस पे, ये सब इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे? मानिए एक जो स्टूडेंट है, कोई डीयू में पढ़ रहा है या डीपीएस में पढ़ रहा है, ठीक है, या दून स्कूल से पढ़ा है, ठीक है, उसको एग्जामिनेशन दिलाया जा रहा है कंपटीशन के लिए, डॉक्टर बनने का एग्जामिनेशन है। मानिए कोई ट्राइबल एरिया में, किसी जंगल में एक ट्राइबल का लड़का है, दिन रात वो अपने पिताजी का जाके खेती में हाथ बटाता है और उसको भी उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है। जो ट्राइबल का बेटा है, आदिवासी का, वो हमेशा जंगल में ही रखा गया, उसको कभी हमारी सोसाइटी में एंट्री का अधिकार नहीं दिया गया। आजादी तक ऐसा था कि दलित अगर हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप जॉब में नहीं आ सकते। वो जॉब रिजर्व था कि ये जॉब इनके लिए है, ये जॉब इनके लिए है। अब उसके पिता को भी नहीं मालूम है। अब जो डीपीएस में अपर कास्ट का बच्चा पढ़ रहा है और उसको हम कहें कि सेम नंबर पे आपको क्वालिफाइंग दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को रोक दिया ना। क्योंकि जो रनिंग लाइन है, जैसे एक दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, जब समाज बना था 3000 साल पहले से, 3-4 हजार साल पहले से, जब वैदिक काल था तभी से वो यहाँ से उसको गाइडेंस मिल रहा है, उस जॉब में है। और एक जो है वो हमेशा जंगल में रहा है, आजादी के बाद उसको राइट मिला, और वो भी उसके पिता या उनके बैकग्राउंड में कोई उतना जानने वाला नहीं है, तो उसका रनिंग लाइन कहाँ से है? यहाँ से है। रनिंग लाइन अलग अलग दौड़ रहा है ना। एक आदमी जो एसी में पढ़ रहा है, उसको सारे फैसिलिटी है, दिल्ली की जितनी भी सुविधाएं हैं, अच्छे कोचिंग से एक्सेस है, वो जाके मानिए दंतेवाड़ा का ट्राइबल एरिया है या कोई भी ट्राइबल एरिया, कोई भी जंगल है, वहां पे वो कहीं दूर जाके 20 किलोमीटर एक स्कूल में पढ़ता है, फिर आता है साइकिल चला के, पिताजी का भी हाथ बटाता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अलग अलग हो गई ना, अगर एग्जामिनेशन सेम लिया जाए और मार्क्स सेम लिया जाए। क्लियर हो रही है चीजें? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन लाते हैं। इसीलिए हमने रिजर्वेशन का लाया कि जो एससीज हैं, एसटीज हैं, उनकी हम अलग कैटेगरी बना देंगे, उनके मार्क्स अलग होंगे क्योंकि उनका सिचुएशन अलग रहा है। क्लियर? तो दैट इज द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये सब हमें अचीव करना है, दैट इज द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रियम्बल में क्लियर कट में दिखता है। यहाँ नीचे और है फ्रेटर्निटी, ये सब हम पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल्स है वो आपको प्रियम्बल्स में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी विद द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। भाईचारा तब तक नहीं रहेगा जब तक कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे को एक रिस्पेक्ट से देखे। जैसे कभी भी एक इंडिविजुअल दूसरे को अपने से लो समझता है तो वहां पे भाईचारा नहीं रहेगा। जब मौका आएगा, जिसको दबाया गया है तो वो बदला लेगा लेगा। तो एक देश बनाने के लिए फ्रेटर्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानिए एक देश होगा तो उसमें हर एक कम्युनिटी मिलके काम करेगी ना। जैसे रेलवे का ही है, तो रेलवे में तो सारे जात धर्म के लोग हैं ना। अगर उसी में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करें, एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दें, तो एक दूसरे का बात मानेंगे? जब बात नहीं मानेंगे तो फंक्शनल चीजें गड़बड़ होंगी, थोड़ी सी चीजें। तो वहां पे कहीं ना कहीं देश के लिए दैट इज नॉट गुड। एंड यहाँ पे बात हुई है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी का मतलब वही हो गया कि डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यूनिटी यही है। इंटीग्रिटी का यहाँ पे है कि जो हमारे लैंड पार्ट है, नागालैंड हो या मणिपुर हो या तमिलनाडु हो, सब एक दूसरे से इंटीग्रल है। तो यहाँ पे दोनों यूनिटी की ही बात कर रहे हैं, एक लोगों के बीच में, और जो इंटीग्रिटी है वो टेरिटरी के बीच में। जो हमारे लैंड है वो हमेशा एक रहेगा। तो ये पूरा हमारा प्रियम्बल बोलता है। वही यहाँ पे हम लोग आज का जो न्यूज़पेपर है, जो रिपब्लिक जोड़नी है, जो इंडिया का जोड़नी है, किस तरीके से हम जितने भी आइडियल्स हैं उसको अचीव किए हैं, उसका इसमें एनालिसिस है।